भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम कर रही है और इन्हीं के शिकार हो रहे हैं हमारा दलित संगठन। इनके नेता तो 2024 के चुनाव में खुलेआम बोले कि हमको 400 पार दीजिए इसलिए कि हमको संविधान खत्म करना है। कुर्सी से इनको बाहर कर देना चाहिए था, कुर्सी पे तो बैठे। वो तो जनता नहीं कर पाया, लेकिन इनको थोड़ा हैसियत में ला दिया है। हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है? उनके नेता हैं, कई नेता हैं, मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, गिरिराज सिंह हैं। वो तो विकसित भारत कर रहे हैं। इनका इतिहास पढ़िए तो ये राष्ट्रवादी अगर होते तो ये तिरंगा झंडा जब हमारा देश ग्रहण कर रहा था तो इन लोगों ने तो तिरंगा जलाया था कि 3 रंग अशुभ है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भूल गया है क्या पूरा देश? धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी संविधान में अगर छेड़छाड़ होता है और भारतीय जनता पार्टी के देश में शासन है, कान तो खड़ा हो जाएगा ना। बिहार में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे हुआ, ये अर्थव्यवस्था पता चल गया कि 34% परिवार 6000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा है। मोदी जी पूरे देश में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे करा ले, पता चल जाएगा कि जो दिखाने के दांत हाथ है वो चबाने के दांत कितना मजबूत है, ये तो दिखा दे हमको। सीताराम मांझी जी कोई साधारण परिवार, गरीब मजदूर नहीं थे, वो एक मुख्यमंत्री थे और वो चूंकि दलित थे इसलिए जब वो मंदिर में पूजा करने गए तो लौटने के बाद गंगा जल से धोया गया। लेकिन कोटे के अंदर कोटा अगर लागू किया जाए तो इनको आर्थिक सर्वे और जातीय गणना करना पड़ेगा और इसलिए ये बेचारे फंस गए हैं बीजेपी वाले लोग, इसलिए चाह रहे हैं कि इसको पैचअप करें, किसी से करें। समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू हो। ये बोल है प्रधानमंत्री के जब वो कल लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारी ऐसे चीज़ें कही जिस पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के जो निशाने पे आ गया समान नागरिक संहिता। जब वो कह रहे थे कि समय की मांग है कि ये लागू हो, विपक्ष जो है हमलावर हो गया प्रधानमंत्री पे, कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो संविधान है उसके साथ प्रधानमंत्री खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ CPI माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी। इनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का कल आपने भाषण सुना होगा, उस भाषण पे आपका क्या कहना है? देखिए, कथनी और करनी में कोई तालमेल हो तब न बात किया जाए। कथनी तो हम क्या, पूरा देश ही सुन रहा है और करनी भी पूरा देश देख रहा है। अभी हम समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म करने का कई तरीके हो सकते हैं। जैसे पिछले दिन 26 जनवरी हमारे यहाँ महत्वपूर्ण त्यौहार, पूरे देश के लिए अगर कोई एक त्यौहार है जिसमें हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त और 26 जनवरी। 26 जनवरी का वैल्यू ख़त्म हो जाए, इसके लिए उसके पहले ही राम जन्मभूमि उद्घाटन के नाम पर जो अभियान चलाया गया, उसकी महत्ता को कम करने के लिए बिल्कुल। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, आज 3 दिन से तिरंगा झंडा लेकर के पूरे जो है मोटरसाइकिल से जो ये घूम रहे हैं। तो इसका 2 मकसद है ना। एक मकसद था कि 15 अगस्त का जो महत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। आम झंडा जिस तरह से हैं उस तरह के इस झंडा का जो है वैल्यू खत्म हो जाए। कैसे वैल्यू खत्म हो जाए सर? राष्ट्रवाद का प्रेम जगा रहे हैं लोगों के मन में, का प्रेम जगा रहे हैं। इनका इतिहास पढ़िए तो ये राष्ट्रवादी अगर होते तो ये तिरंगा झंडा जब हमारा देश ग्रहण कर रहा था तो इन लोगों ने तो तिरंगा जलाया था कि 3 रंग अशुभ है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भूल गया है क्या पूरा देश? पूरा देश भूल गया है क्या कि जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो एकमात्र संगठन था RSS और जनसंघ, जो उनका जन संगठन था, ये बोल रहा था कि अंग्रेज हमारे देश के सबसे बड़ा शुभचिंतक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्वज थे और आज तिरंगा लेकर के जो वो घूम रहे हैं, तो मैं इसका 2 मकसद समझ रहा हूँ। एक तो पाप धोने के लिए हो सकता है कि जो हमने पाप किया है, जो आज़ादी के लड़ाई में कोई रोल अदा नहीं किया है, जो 1942 में शहीदों के स्मारक हैं, चाहे वो पटना में हो, गया जिला में हो, हर जिला मुख्यालयों पर शहादतें दी गई थी, उसमें एक भी नाम इनके कोई पूर्वजों के, RSS और भाजपा के पूर्वजों का नहीं है। तो एक तो ये पाप धोने का विषय हो सकता है और दूसरा है कि 15 अगस्त एक दिन है
क्या दिक्कत है? रोज भी फहराया जा सकता है। तिरंगा का जो नियम है उस नियम के अनुसार हमारे यहाँ तिरंगा पूरे देश में अगर फहरता है वो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को फहरता है, लेकिन उस तिरंगा को जो है कोई राजनीतिक दल के झंडा के तरह मोटरसाइकिल पर लेकर के जुलूस निकालते चल रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा माहौल कभी देखा था आपने कि लोग इतने तरीके से खुशी मना रहे हैं? इस तरह का माहौल आपके राज्य में कहाँ? ना, तो देखिए रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष संहिता की भी बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान क्या करता है? हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है? उनके नेता हैं, कई नेता हैं, मैं तो नाम भी बता सकता हूँ। गिरिराज सिंह हैं, वो तो विकसित भारत कर रहे हैं। वो विकसित भारत है, वो दूसरा है लोग। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश को ठगना है। कौन कह रहा है? धर्मनिरपेक्ष तो मेरा देशी है, धर्मनिरपेक्ष मेरा देशी है। समय की मांग है, ये लागू होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि लागू नहीं है क्या? धर्मनिरपेक्षता पर तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता मोदी जी हैं, ये बार बार इसको कमजोर करने के लिए, इनके नेता तो 2024 के चुनाव में खुलेआम बोले कि हमको 400 पार दीजिए इसलिए कि हमको संविधान खत्म करना है। टारगेट जानबूझ के ऊंचा किए थे हम लोग। लेकिन उनके नेता इसकी जो व्याख्या कर रहे थे, ये व्याख्या कर, टारगेट ऊंचा करना तो अच्छी बात है, टारगेट अगर ऊंचा करते तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन टारगेट ऊंचा करने के लिए जब पूछा जा रहा था कि भाई 400 पार क्यों करना चाहते हैं? क्या महंगाई जितना है उतना में नहीं कम होगा? क्या बेरोजगारी उतना में दूर नहीं होगा? क्यों 400 पार चाहिए? तो उनके कई नेताओं ने बयान दिया कि हमको लोकतंत्र खत्म करना है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बाद में उन्होंने कहा, क्लियर किया कि अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए तो हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि उन लोगों को प्रधानमंत्री बाहर क्यों नहीं निकाले जो इस तरह के बोल रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। तो असल में ये जो हुआ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में, सारे लोग, जब पूरा देश खड़ा हो गया, ये भाषा बदले, लेकिन फिर भी देश के लोगों ने समझा कि इनको औकात में रखना चाहिए। तो मुकम्मल इंतजाम जो होना चाहिए, कुर्सी से इनको बाहर कर देना चाहिए था, कुर्सी पे तो बैठे, वो तो जनता नहीं कर पाया, लेकिन इनको थोड़ा हैसियत में ला दिया है। अब जब हैसियत में ला दिया है तब इनका भाषा धर्मनिरपेक्षता है, अभी व्याख्या कर रहे हैं कि हम टारगेट ऊपर ले रहे थे, हैं, तो ये व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इनके नेता खुलेआम अगर बोले थे तो अगर आप टारगेट ले रहे थे और आपसे इतर अगर कोई बयान दिया है तो कितने लोगों को आपने पार्टी से बाहर किया? बार बार देश में जो है समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जा रही है, उत्तराखंड में हो भी गया है, प्रधानमंत्री ने कल जिक्र भी किया है, तो उस पर क्या कहिएगा? आपको क्या लगता है? नहीं, उस पर कहने का सवाल है। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी संविधान में अगर छेड़छाड़ होता है, और भारतीय जनता पार्टी के देश में शासन है, कान तो खड़ा हो जाएगा ना, कान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इनका जो बोलते रहे हैं वो देश सुनते रहा है और करते रहे, देखते रहा है। ये 14 में यही बोले थे ना, महंगाई पर बात करने के लिए। ये महंगाई डाइन वाला ये कौन लाया था और कहाँ चला गया? गैस सिलेंडर का कीमत 5वें नंबर पर आ गया है। अर्थव्यवस्था के मामले पे कहाँ चला गया? हम कह रहे हैं कि बिहार में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे हुआ, ये अर्थव्यवस्था पता चल गया कि 34% परिवार 6,000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा है। मोदी जी पूरे देश में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे करा ले, पता चल जाएगा कि जो दिखाने के दांत हाथ है वो चबाने के दांत कितना मजबूत है, ये तो दिखा दे हमको। एक और मामला अभी बहुत जोर से जो है विवादों में है, क्रीमी लेयर कोटे में, जो आरक्षण में जो कोटे में कोटा है उसको लेकर भी बहुत जो है विवाद मच रहा है, जिसको लेकर के 21 तारीख को जो है भारत बंदी का ऐलान किया गया है लोगों की तरफ। आपको क्या लगता है कि ये बिहार में इसका क्या होगा? क्योंकि बिहार में अगर एनडीए की बात करें तो आपस में जो है अलग अलग मत है, चाहे चिराग पासवान की बात करें वो विरोध कर रहे हैं, मांझी जी की बात करें तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दलित संगठन आपस में एकताबद्ध नहीं है, और ये फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने चलाया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, तो वो तो घोषित रूप से चलाया था। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और शासन करो की नीति पर काम कर रही है, और इन्हीं के शिकार हो रहे हैं हमारा दलित संगठन, और इसीलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए लेकिन सपोर्ट कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं दोनों ही बातें कह रहा हूँ। हमारा जहाँ तक सवाल है कि जो ये आरक्षण आदिवासी और दलितों को मिला था,
उसका आधार गरीबी नहीं था, आर्थिक आधार नहीं था, उसका सामाजिक आधार था। अस्पृश्यता था, छुआछूत था, ऊंच नीच था, भेदभाव था। और हम समझते हैं कि इसमें छेड़छाड़ तभी किया जा सकता है जब हमारा हिंदुस्तान ये घोषित करे कि अब इस तरह के छुआछूत भेदभाव हमारे देश में नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं अपने देश के अंदर कि खुद जीताराम मांझी जी कोई साधारण परिवार, गरीब मजदूर नहीं थे, वो एक मुख्यमंत्री थे और वो चूंकि दलित थे, इसलिए जब वो मंदिर में पूजा करने गए तो लौटने के बाद गंगा जल से धोया गया। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति सोचा क्या पद हो सकता है, लेकिन वो जब मंदिर में पूजा करने गए तो उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया, इसलिए कि वो दलित थे। वर्तमान हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ लेकिन आमंत्रित इसलिए नहीं किया गया कि वो दलित थे। हमारे यहाँ राजस्थान में पूर्व कई दिनों की घटना है कि एक स्वर्ण शिक्षक के बर्तन से एक दलित छात्र पानी पी लिया, जिसके चलते बुरी तरह पिटाई की गई। घोड़ी पर चढ़ने के लिए, मोछ रखने के लिए जो बर्दातें हमारे देश के अंदर हुई, तो हम कह रहे हैं कि ऊंच नीच की भेदभाव, अस्पृश्यता अभी भी हमारे देश के अंदर चरम पर है, कोई साधारण उदाहरण नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आरक्षण का आधार बनाया गया था, वो आधार अगर मौजूद है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर कोई बात करना। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर कोर्ट ने कहा, और हम समझते हैं कि हमारी जो सरकार है कोर्ट को फॉलो करना चाहती है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तब इनके लिए कोटे के अंदर कोटे लागू करने के लिए उनको जो है जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करना पड़ेगा। तभी ना पता चलेगा बिहार जैसे कि सच में आपका अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गया है, थोड़ा कराइए ना। और जब वो कराएंगे तो उनके भीतर का पोल खुल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो चाह रही है कि पैचअप करें किसी से। देहात में इसको गरीब गुरबा का कपड़ा फट जाता है तो पेवन लगाता है, उनको लग रहा है कि किसी तरह से इस पर पेवन उवन चढ़ा दिया जाए, कवर कर दिया जाए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि हमारा तो पूरे बिहार में जो हुआ और जो स्थिति सामने आई, पूरे बिहार से और अब देश से मांग उठी है कि देश भर में जातीय गणना हो, आर्थिक सर्वे हो, तो सच में थोड़ा आंतरिक मूल्यांकन हो जाए कि सच में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ तबका, कुछ जातियां आगे निकल गई है, तो थोड़ा उसकी देखा जाए। तो अच्छे तरीके मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ, बैलेंस होकर किस तरह आप बोलने की कोशिश। बैलेंस होकर के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ कि मोदी जी आरक्षण के पक्ष में थोड़े हैं। इनके लोग तो कितने बार सड़क पर उतरे हैं, दलित एक्ट खत्म हो, आरक्षण खत्म हो, इसलिए इनको भी अंदर से मन है आरक्षण खत्म हो जाए। लेकिन कोटे के अंदर कोटा अगर लागू किया जाए तो इनको आर्थिक सर्वे और जातीय गणना करना पड़ेगा। और इसलिए ये बेचारे फंस गए हैं बीजेपी वाले लोग, इसलिए चाह रहे हैं कि इसको पैचअप करें, किसी से करें। अब ये चेला लोग जो आपस में बोल रहे हैं, इनको लगता है कि अब हम गुरु हैं, हम बोल देंगे सब चुप हो जाएंगे। और मैं देख भी रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ बोला, अब नीचे चेला लोग जो है कुछ बोलना बंद कर दिया है। बावजूद अगर सड़क पर कोई उतरते हैं, कोई ताकते हैं, चाहे जो भी हैं, जो हमारे देश में जो लोकतांत्रिक अधिकार है, आंदोलन का अधिकार, उसका अगर कोई इस्तेमाल करता है तो हमारा और हमारी पार्टी का हमेशा समर्थन रहा है, इस बार भी समर्थन रहेगा। अच्छा, एक और सवाल, कल की बात ही करते हैं। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए, लेकिन वही युवा राजनीति में आए जिसका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड ना हो, यानी कि जिनके पिता या दादाजी राजनीति में ना हो। पहले तो अपना पार्टी में न ठीक करें। मोदी जी की पार्टी में अभी सुनते थे, एक उम्र का आप ठीक मालूम नहीं है, 70 या 72 की उम्र हो जाने के बाद में जो है उनको मार्गदर्शन मंडल में कर दिया जाता था। आडवाणी जी को मार्गदर्शन मंडल में कर दिया गया। कई नेता को जो है, जो उनके अंदर अच्छे नेता थे, उनको साइड कर दिया गया। लेकिन ये कानून मोदी जी के लिए लागू नहीं है। पार्टी के भीतर मोदी जी के लिए लागू नहीं है ये कानून। तो हम कह रहे हैं कि किनको समझा रहे हैं कि जुआ को आना चाहिए। जुआ को अगर आना चाहिए तो जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो राजनीति का ट्रेनिंग होता है वो विश्वविद्यालयों से शुरू होता है। और विश्वविद्यालयों से हमारे बिहार के अंदर लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, सारे लोग पहले छात्र नेता थे, और वहाँ से रविशंकर प्रसाद जी, और वहाँ से राजनीति को शुरू करते करते एक अच्छे नेता के रूप में हमारे इस बिहार को नेता प्राप्त हुए। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं और JNU को बंद कर रहे हैं। JNU को, छात्रों को जो आज़ादी मिली है, जो वहाँ पर पॉजिटिव देश के लिए सोचने वाले लोग हैं,
उनको गलियाते हैं, उनको जेल के अंदर बंद करते हैं, उनमें मुकदमा चलाते हैं और बात जुआ की करते हैं। ये जुआ की रोजगार देने की बात किसने किया था? राजनीति के अलावा उन्होंने जुआओं के लिए क्या रोजगार की बात किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे? तो आत्मनिर्भर बनाए, हाँ, आत्मनिर्भर बनाए मतलब अपना समझिए, अपना ढारिए, अपना पीजिए, ये आत्मनिर्भर है। वो जुआ को रोजगार मिलता तो आत्मनिर्भर नहीं होता, बेरोजगार होने से आत्मनिर्भर हो जाएगा। अग्निवीर योजना इन्होंने चलाया, एक तो उन जुआओं को अपमानित किया और दूसरे तरह हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर किया। हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान, चीन, इन सारे देश के सेनाओं के सामने हमारे जुआ को कम दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करा करके उनके सामने जो पेश कर दिया जा रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा को कमज़ोर करने का दृष्टिकोण है, जुआओं के साथ मजाक उड़ाने का है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जले पर नमक छिड़कना है इनका, जुआओं के साथ मजाक है, जुआओं के साथ कहिए कि इसको अपमानित करना है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी के मुंह से जुआओं के लिए राजनीति में आना, जुआओं के लिए रोजगार में आना, ये बात बोलना जुआओं के लिए मजाक है। और जुआ हमारे देश में केवल अनपढ़ नहीं है जिनको आप ठग लीजिएगा, पढ़े लिखे जुआ ये सब भाषण सुन रहे हैं। और अब तो माने थोड़ा और मेहनत अगर कर देते लोग तो हिसाब किताब ठीक हो जाता, लेकिन ये तो बच गए हैं। इसलिए अब थोड़ा देश के जुआओं को इंतज़ार करना पड़ेगा 2, 4, 5 साल, और थोड़ा अपना सड़क पर ताकत दिखानी पड़ेगी ताकि जो है ये अपना औकात में रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ रामबली सिंह यादव जी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के उस भाषण पर जो है बात कही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, पहले वो अपनी पार्टी में झांके कि वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।